बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। खड़गे से मिली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह। स्वतंत्र सांख्यान ने की पत्रकार वार्ता, कहा बिलासपुर में सभी भाजपा के प्रत्याशी एक ही दिन 21 अक्टूबर को भरेंगे अपना नामांकन। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब भाजपा ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है भाजपा ने। इससे पहले जो है भाजपा ने 62 उम्मीदवारों का ऐलान किया था और अब दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें कि 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बता दें कि हरोली से प्रोफेसर रामकुमार जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में देहरा से रामेश धवाला, ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह रवि, कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा, हरोली से प्रोफेसर रामकुमार और रामपुर से युवा नेता कौल नेगी को मौका दिया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की इन 6 सीटों पर माथापच्ची के बाद अब प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। देहरा और ज्वालामुखी में उम्मीदवारों की अदला बदली भी की गई है। बड़ी खबर है, बता दें कि भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीते कल भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें कि 62 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था और बाकी के जो 6 उम्मीदवार बचे थे उनकी आज घोषणा कर दी गई है। 68 विधानसभा सीटों पर भाजपा जो है विधानसभा के चुनाव लड़ रही है और 68 के 68 उम्मीदवारों की घोषणा भाजपा द्वारा कर दी गई है। दूसरी सूची में जो है 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इससे पहले 62 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। भाजपा ने अपनी जो सूची है दूसरी प्रत्याशियों की वो जारी कर दी है। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। बाकी के जो 6 उम्मीदवार बचे थे उनका ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला से अंकुश डोभाल लाइव जुड़ चुके हैं। जी अंकुश, आपसे सवाल है कि भाजपा ने जो अपनी दूसरी सूची जारी की है, 6 उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया गया है, सभी 68 उम्मीदवारों की जो है उन पर मोहर लग चुकी है कि कौन कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि कौन से भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने नामांकन अभी तक दाखिल कर दिया है। हिमाचल भाजपा दावा कर रही है मिशन रिपीट का और रिवाज बदलने का। रिवाज बदलने के लिए भाजपा ने एक माथापच्ची के बाद जो है सभी 68 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इससे पहले 62 उम्मीदवारों को पहली सूची में जो है उसका शामिल कर दिया गया था, लेकिन 6 ऐसी सीटें बच रही थी जिस पर भाजपा के जो दूसरे कैंडिडेट थे वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे और ऐसी समस्या हिमाचल भाजपा और आलाकमान के सामने थी कि किस तरह से इन उम्मीदवारों को सेटल किया जाए। अब जो नई सूची आई है इसमें 3 पूर्व मंत्रियों के नाम है, जिसमें रविंद्र सिंह रवि, कुल्लू से महेश्वर सिंह
और ज्वालामुखी से चुनाव लड़ते रहे रमेश ज्वाला का नाम शामिल है। रमेश ज्वाला और दूसरे जो नेता है रविंद्र सिंह रेड्डी, इनकी सीटों की अदला बदली की गई है क्योंकि वहां पर मंडल और संगठन के बीच में ताकि समन्वय बिठाया जा सके। इसके अलावा अगर नामांकन की बात की जाए तो 25 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख है और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नामांकन किया है। इसके अलावा कई बड़े नेता कल हिमाचल भाजपा के नामांकन करने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर का दिन न केवल नामांकन का दिन होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लोगों के लिए जो है वो शक्ति प्रदर्शन का भी दिन होगा। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा ताकि ये दिखाया जा सके जनता के बीच, एक ये संदेश दिया जा सके कि नेताओं के साथ कितनी भारी भीड़ चलती है। नेता ये भी कोशिश करेंगे कि नामांकन के दिन ही जो परिणाम वाले दिन होगा उसका एक छवि यहाँ पर दिया जाए, उसका ट्रेलर यहाँ पर दिया जाए। नामांकन के दिन ये कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ये है कि इस बार भाजपा कह रही है बात रिवाज बदलने की और कांग्रेस बात कर रही है सरकार बदलने की। रिवाज और सरकार के बीच में क्या बदला जाएगा, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है। हिमाचल भाजपा की तैयारी कर रही है कि इस बार नए चेहरों के जरिए चुनाव लड़ा जाए क्योंकि 11 लोगों को टिकट भी काटे गए हैं जिसमें एक मंत्री का नाम शामिल है। हालांकि उनके बेटे को टिकट दिया गया है। परिवारवाद की बात की जाए, परिवारवाद को मुद्दा बनाती रही भाजपा, लेकिन 4 परिवारवाद की टिकट भी भाजपा में दिए गए हैं। कांग्रेस में भी परिवारवाद के टिकट दिए गए। यानी कि जनता कुल मिलाकर ये देख रही है कि आखिर दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं, कथनी और करनी में क्या फर्क दोनों पार्टियों के है और उसी कथनी और करनी के जरिए पार्टी जनता ये तय करेगी कि आखिर किस पार्टी की सरकार बनानी है। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना भी कि क्या हिमाचल में रिवाज बदलेगा ये सरकार। जी अंकुश, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अब बताया जा रहा है कि आने वाले 7 दिनों में भाजपा जो है अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। तो क्या लगता है कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस रण में उतरी है और मिशन रिपीट करने की बात कह रही है? बिल्कुल, देखिए भाजपा मिशन रिपीट का दावा कर रही है और मैनिफेस्टो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया है दृष्टि पत्र का। इस दृष्टि पत्र का नामकरण साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था जब प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था। उस समय हिमाचल भाजपा के जो अध्यक्ष थे सतपाल सिंह सत्ती, उन्होंने इसका नामकरण किया था दृष्टि पत्र। यानी कि क्या विजन है, किस विजन के साथ जनता के बीच पार्टी जा रही है। 7 दिनों में पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी वो लोगों के बीच अपने विजन को लेकर जाएगी, दृष्टि पत्र को लेकर जाएगी कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर हिमाचल भाजपा जो है वो लोगों के बीच में जा रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत दिलचस्प ये भी रहने वाली है कि जनता की नजरें मैनिफेस्टो से ज्यादा इस बात पर रहने वाली है कि आखिर 5 सालों में जो वादे किए गए थे उसमें से भारतीय जनता पार्टी कितना पूरे कर सकी है। उसके अलावा किसान बागवान के मुद्दे हैं, कर्मचारी के मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे हैं और युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाने वाली है। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पहले ही 10 गारंटियों को लेकर जनता के बीच जा चुकी है। हालांकि भाजपा लगातार ये बात कर रही है कि जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, गारंटी दे रही है, बाकी की अपनी ही गारंटी नहीं है। लेकिन अंदर खाते भाजपा भी इस बात को जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने जिन 10 मुद्दों को छुआ है वो जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं और भाजपा को भी उन मुद्दों को छूने की जरूरत है। मैनिफेस्टो के साथ साथ ये भी जनता को बताना होगा कि आखिर 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या काम किया तो जनता रिवाज बदलने के लिए भाजपा का साथ दे। आखिर भाजपा ने ऐसे विकास के क्या आयाम स्थापित किए जो भाजपा को एक बार फिर जनता साथ दे। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, विपक्ष का काम होता है गारंटियां देना, लेकिन सरकार का काम होता है 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करना, वो बात जाहिर करना कि आखिर 5 साल में पार्टी ने ऐसे क्या काम किए। इस बात में अगर जोड़े जाए तो साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो बड़े वादों के साथ आए थे, लेकिन साल 2019 में जब एक बार फिर जनता के बीच आए तो यही बताया कि आखिर इन 5 सालों में क्या किया। यही अब भारतीय जनता पार्टी को भी करना है। साल 2017 से साल 2022 के बीच क्या किया, क्योंकि हिमाचल भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बनना था, सरकार तो बन गई लेकिन प्रेम कुमार धूमल हार गए। उसके बाद जिम्मेदारी आई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कंधों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन 5 सालों में क्या किया, क्योंकि टोपे की राजनीति को मुख्यमंत्री ने खत्म करने की बात कही, लेकिन क्या विकास के नाम पर भी मुख्यमंत्री ने काम किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जनता इस सवाल का जवाब 12 दिसंबर को नवंबर को जो है वो देने जा रही है। 8 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे, पता लग जाएगा कि आखिर सरकार बदल रही है या रिवाज बदल रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये भी सवाल उठा रही है कि जो वीरभद्र सिंह न कर सके, प्रेम कुमार धूमल न कर सके और शांता कुमार न कर सके, आखिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐसा 5 साल में क्या किया जो वो मिशन रिपीट करने जा रहे हैं, रिवाज बदलने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भी ये दावा करते हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे ना कर सके वो छोटा चेहरा करेगा। छोटा चेहरा यानी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री का बड़प्पन है
कि वो खुद को छोटा कहते हैं क्योंकि वो 5 बार के विधायक हैं, जिसका छक्का लगाने के लिए इस बार मैदान में उतरे हैं। तो कांग्रेस और भाजपा के बीच जो रण है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है। मिशन रिपीट का और मिशन डिलीट का विवाद जी बनेगा या अंकुश। सरकार बदलेगी, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प रहने वाला है। जी जी अंकुश, तो भाजपा को एक बड़ा झटका ये भी लगा है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। क्या कारण माने जा रहे हैं कि क्यों उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है? बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव न लड़ने की बात कही हो, लेकिन अगर हम बीते 1 महीने का इतिहास देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री ये लगातार कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चुनाव में जाए। बेटे अनुराग ठाकुर ने भी ये बात कही कि वो चाहते हैं कि पिता जो है वो हार के कलंक के साथ अपनी जो है राजनीति का जो है वो अंत ना करे। लेकिन पार्टी ने उनके साथ सामंजस्य बैठाया, समन्वय बैठाया और अब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ये कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि बेटे जो है अनुराग ठाकुर वो केंद्र में मंत्री है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री का प्रभार उनके पास है। इसके अलावा अगर अरुण धूमल जो छोटे बेटे हैं वो आईपीएल के चेयरमैन हाल ही में बनाए गए हैं, इससे पहले बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हो रहे। यानी कि प्रेम कुमार धूमल को पार्टी ने बहुत कुछ दिया और पार्टी ने अब ये मांगा प्रेम कुमार धूमल से कि वो चुनाव ना लड़े। हालांकि लोगों के बीच एक छवि ये गई कि प्रेम कुमार धूमल ने खुद चुनाव लड़ने से मना किया, लेकिन अंदर खाने के लोग ये बताते हैं, जो राजनीतिक जानकार है, विश्लेषक है, जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखते हैं, जो हिमाचल की राजनीति को समझते हैं, वो ये मानते हैं कि प्रेम कुमार धूमल को पार्टी आलाकमान ने ये कहा कि वो चुनाव ना लड़े। क्योंकि एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि अगर प्रेम कुमार धूमल चुनाव लड़ते तो आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता? क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। साल 2005 से 2012 तक प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे। 1998 मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल। 10 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला और प्रेम कुमार धूमल वो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पहली बार पूरा किया था। क्योंकि साल 1990 में जब सरकार बनी सुशांता कुमार की, तो वो अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उस समय जो इमरजेंसी लगी वो सरकार गिर गई थी। पहली वो सरकार थी साल 1998 में जो प्रेम कुमार धूमल ने चलाई। और रमेश धवाला, जिनका नाम अभी हमने शुरुआत में जिक्र किया कि दूसरी प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम आया, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका सरकार बनाने में निभाई थी। साल 2017 में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई हो, लेकिन प्रेम कुमार धूमल हार गए और प्रेम कुमार धूमल ये चाह रहे थे कि साल 2022 में उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया और ये कहा प्रेम कुमार धूमल ने कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हार के कलंक के साथ तो भले ही घर पर बैठे हो, लेकिन पार्टी ये जानती है कि प्रेम कुमार धूमल के सहयोग के बिना मिशन रिपीट आसान नहीं होगा। ऐसे में प्रेम कुमार धूमल का भी पूरा साथ लिया जाएगा, अनुराग ठाकुर का भी साथ लिया जाएगा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी साथ लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये गृह राज्य है। और दबाव भारतीय जनता पार्टी पर यह भी है कि नड्डा की स्टेट को किसी भी हाल में हाथ से जाने ना दिया जाए। 5 राज्यों में तो भले ही 5 में से 4 राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल करके रिवाज बदला हो, लेकिन अगर हिमाचल में रिवाज नहीं बदला तो नड्डा के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनेगा। इस रूप में भी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी हाल में मिशन रिपीट किया जाए, रिवाज बदला जाए हिमाचल का। कांग्रेस पार्टी, भाजपा दोनों ये कोशिश कर रही है कि सत्ता में काबिज हो जाए, लेकिन जनता ही ये तय करेगी कि आखिर कौन हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगा। एक बहुत दिलचस्प बात ये भी है कि भाजपा की जब सूची जारी हुई और कांग्रेस की जब सूची जारी हुई तो उसके बाद बगावत भी देखने के लिए मिली। बगावत उस सेकेंड लाइन लीडरशिप की जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है पार्टी में टिकट का। कुछ ऐसे भी नेताओं को टिकट दिया गया जो कांग्रेस से हाल ही में भाजपा में गए और उन्होंने भाजपा को टिकट दिया, जिसमें नालागढ़ और कांगड़ा का एक बड़े जो उदाहरण दो सामने आते हैं। नालागढ़ में लखविंदर राणा जो कांग्रेस के विधायक थे उन्हें टिकट दिया गया। केएल ठाकुर का गुट जो साल 2012 में वहां से विधायक बने थे, हालांकि साल 2017 में वो चुनाव हार गए, उनके समर्थन में 125 मंडल के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। यानी कि बगावत भाजपा में रहने वाली है, कांग्रेस में भी रहने वाली है। तो अगर हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में भी पवन काजल जो कांग्रेस के विधायक थे उन्हें भाजपा ने अपना टिकट दिया है। इसके अलावा खिलमीरा जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गए, उन्हें बंजार से पार्टी ने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। यानी कि दोनों दलों में असमंजस की स्थिति तो चल रही है, लेकिन कौन सत्ता पर काबिज होगा ये जनता तय करेगी। लेकिन जनता ये भी ध्यान से देख रही है कि किस तरह नेता अपने राजनीतिक भविष्य को तरजीह देने के लिए अपनी विचारधारा को बुला रहे हैं, और अगर विचारधारा से दूर जा रहे हैं तो जनता भी शायद उन नेताओं से दूर जाए। नेताओं को भी ये सोचना होगा कि आखिर विचारधारा को तरजीह देनी है या फिर उस पार्टी को, उस जनता को जिसकी सेवा करने के दावा नेता करते हैं। जी अंकुश, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें कि 64 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पहले उन्होंने पहली सूची में सिर्फ 4 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बाकी के जो उम्मीदवार थे उनकी घोषणा कर दी है।
बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर हिमाचल में उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये जानती है कि संगठन के तौर पर आम आदमी पार्टी की कोई खास जमीन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हालांकि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक हवा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का फोकस हिमाचल से हटकर गुजरात की ओर जाने लगा। भले ही 64 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई हो, लेकिन अभी फिलहाल एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति है कि बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी में कौन होगा। हालांकि राजन सुशांत जो फतेहपुर से विधायक के तौर पर, विधायक के प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं, वो एक बड़ा चेहरा है। साथ ही साथ प्रजोत बेंस जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रभारी के तौर पर आए हैं और मौजूदा वक्त में पंजाब के शिक्षा मंत्री भी हैं, उनका ये कहना है कि वो किसी बड़े चेहरे के सहारे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि छोटे चेहरों की लड़ाई बड़े चेहरों के विरुद्ध है। छोटे और बड़े चेहरों की लड़ाई तो हिमाचल प्रदेश में रहेगी, लेकिन अगर इतिहास पर नजर डाले तो तीसरे मोर्चे का इतिहास ज्यादा सफल नहीं रहा। हालांकि साल 1998 में जब हिरिंका के इतिहास पर नजर डाली जाती है, हिमाचल विकास कांग्रेस जो 5 सीटें जीतकर आई थी, पंडित सुखराम मंडी का वो चाणक्य, वो चेहरा कांग्रेस पार्टी का, जिसने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया और साल 1998 में 5 सीटें लाई। और इन 5 सीटों में सिर्फ 5 सीटें ही नहीं आई, बल्कि इन 5 सीटों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर उस 1998 के साल को छोड़ दे और बाकी इतिहास पर नजर डाले, 40 साल के इतिहास पर, 4 दशक के इतिहास पर, तो हिमाचल विकास कांग्रेस के अलावा किसी तीसरे मोर्चे का यहाँ पर अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, और अब आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि राष्ट्रीय दल के तौर पर उभरे, उसके लिए 7% वोट की आवश्यकता है। हालांकि हिमाचल में 7% वोट अभी फिलहाल मिलते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं। संभव है कि गुजरात से वो 7-7.5% वोट हासिल कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी की जिस तरह से उम्मीद पहले की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा बदलाव हिमाचल में ला सकती है, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। 2 से 3% वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है कि राजनीतिक जानकारों का कहना है। लेकिन साथ ही साथ एक बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये राजनीति है और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। क्या कब हो जाए, कैसे हो जाए, ना नेता जानते हैं, क्योंकि जो कमान है वो जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र जब साल 1991 में भारत का इतिहास बना तो कहा गया कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा तंत्र, ये लोग ही हैं जो लोकतंत्र में खेल करते हैं, ये लोग ही हैं जो सत्ता में किसी भी पार्टी को लाते हैं। और अगर लोग खेल करते तो क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, कोई भी सत्ता पर काबिज हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर संगठन के रूप में बात की जाए तो संगठनात्मक तौर पर आम आदमी पार्टी हिमाचल में कमजोर नजर आती है। पारंपरिक दल कांग्रेस और भाजपा, इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई रहने वाली है। हालांकि अगर फतेहपुर की बात करें, इस तरह से मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि वहां पर राजन सुशांत है जो पहले साल 2012 में आम आदमी पार्टी में गए भाजपा को छोड़कर, उसके बाद साल 2016 में वापस रूट कर उन्होंने अपना दल बनाने की कोशिश की। कुछ विधानसभा चुनाव से पहले ये कहा कि हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के नाम से दल का गठन करेंगे, उसे चुनाव आयोग ने मंजूरी नहीं दी, ना नाम मिला, ना पार्टी का साइन मिला। वापस राजन सुशांत आम आदमी पार्टी में आ गए। घर वापसी तो नहीं कहेंगे क्योंकि मूल घर उनका भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन दूसरे घर में वो चले गए आम आदमी पार्टी में। वहां पर दिलचस्प मुकाबला हो सकता है क्योंकि वहां से राकेश पठानिया को भाजपा ने मैदान में उतारा, जिनको सीट बदलकर नूरपुर से फतेहपुर भेजा गया है। भवानी सिंह पठानिया जो कि बेटे हैं वहां पर कद्दावर नेता सुजान सिंह पठानिया के, वहां पर उपचुनाव भी हुआ और हमने देखा कि किस तरह वहां पर भवानी पठानिया ने अपना वर्चस्व स्थापित किया और ये साबित किया कि वो भी अपने पिताजी से किसी तरीके से काम नहीं है। बहुत दिलचस्प हिमाचल का रंग रहने वाला है। शिमला की बात करें, कांगड़ा की बात करें, अलग अलग जिले अलग अलग समीकरणों के साथ खेल रहे हैं। समीकरण ये तय करेंगे कि आखिर किस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। कांगड़ा जिसे कहा जाता है कि जहां से सत्ता का रास्ता होकर गुजरता है, वहां पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है। शिमला जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, वहां पर भाजपा दावा कर रही है कि इस बार जो परिणाम होंगे वो अप्रत्याशित होंगे, लेकिन परिणाम प्रत्याशित हो या अप्रत्याशित ये जनता तय करेगी, क्योंकि संविधान कहता है कि जनता ही सर्वे सर्वा है और नर ही नारायण है और जनता ही जनार्दन है। जनता के हाथ में खेल रहने वाला है और खेल किसी का भी बन सकता है और बिगड़ सकता है। देखना होगा रिवाज बदलेगा या सरकार। जी अंकुश, बिल्कुल जनता पर ही निर्भर करता है कि जनता किसे सत्ता में लेकर आती है। बहुजन समाज पार्टी भी अब चुनावी रण में उतर गई है। उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 34 उम्मीदवारों का बहुजन समाज पार्टी ने जो है ऐलान कर दिया है। तो क्या 68 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ने वाली है और किन मुद्दों पर वो लड़ने वाली है? बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प है बहुजन समाज पार्टी का हिमाचल प्रदेश में आना। आप जिस तरह से शुरुआत किया, आपने क्रम अनुसार शुरू किया, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इस तरह मैंने आम आदमी पार्टी के शुरुआत से जिक्र किया कि तीसरे मोर्चे और तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रही है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो 5 साल तक हिमाचल प्रदेश की
यहाँ पर जमीनी मुद्दों को लेकर नजर नहीं आई। अब ठीक चुनाव से पहले जब 10 दिन का समय चुनाव में रह गया हो, नामांकन के लिए हफ्ते भर का समय हो, चुनाव आपके 8 नवंबर 12 नवंबर को आने हो, वहां पर आप आकर अचानक से ये कहें कि आप चुनाव लड़ेंगे और ये आपके 34 उम्मीदवार है और ये उम्मीदवार जो है वो हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल संभव नजर नहीं आता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर नजर नहीं आई दूर दूर तक। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो मौजूदा वक्त में हाल है वो पूरा देश दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से खत्म किया गया, मायावती वहां पर कहां गायब हो गई साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद। साल 2019 में 102% वोट तक बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला, राष्ट्रपाति का दर्जा बहुजन समाज पार्टी के पास था, वो भी उनसे खो गया। हिमाचल प्रदेश एक अलग तरीके का राज्य है, भौगोलिक परिस्थितियां विषम परिस्थितियां, पहाड़ भी है, मैदान भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है। वही यहाँ पर सत्ता पर राज कर सकता है जो सर्दी को भी समझे और गर्मी को भी समझे, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आते हैं तो गर्म मौसम हो जाता है, लेकिन अगर किन्नौर के पहाड़ों की बात करें तो वहां पर हवाओं में, ठंडी फिजाओं में बहुजन समाज पार्टी कहाँ गुम हो जाएगी उन्हें पता नहीं चलेगा। वजह यह है कि 5 साल तक मुद्दों से दूर रहे, 5 साल तक ये नहीं पता था कि बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर कौन है, लेकिन अचानक से आप आए और आपने 34 उम्मीदवारों की सूची जारी की और कहा कि हम सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। हालांकि कोई बड़ा चेहरा भी साथ में नहीं उतारा है, एक संभव ये भी प्रयास रहता है कि किसी बड़े चेहरे को टिकट दिया जाए, वो एक बड़ा बदलाव ला सके, लेकिन ऐसा भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो मुकाबला है वो परंपरागत दल कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रही है। आम आदमी पार्टी ने लगातार संगठन को लेकर काम किया, साल 2012 में आम आदमी पार्टी बनी, उसके बाद साल 2014 में लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी हासिल में नजर आई, 17 के चुनावों में भी नजर आई और 19 के लोकसभा चुनावों में भी नजर आई, और यही वजह है कि साल 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बहुत जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के मुद्दों को समझा जाए। पहाड़ी राज्य जहां पर आम आदमी को रोजगार के लिए पहाड़ को छोड़कर मैदान जाना पड़े, ये बहुत दिलचस्प बात है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश का आदमी इससे बिल्कुल जुड़ा रहता है। बहुत दर्द होता है उस पहाड़ के आदमी को जब उसे पहाड़ छोड़कर मैदान रोजगार के लिए जाना पड़ता है। वो ये चाहता है कि उसका रोजगार यहाँ पर तैयार हो, उसे स्वरोजगार के अवसर मिले, उसे बर्फ ड्रग पार्क में नौकरी मिले, लेकिन उसको इसके लिए कहाँ जाना पड़ता है, मैदानों में। और किसी पहाड़ी के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है कि वो पहाड़ को छोड़कर मैदान में जाता है। और कांग्रेस भाजपा इसे कितना एड्रेस कर पाती है या तीसरा विकल्प इसे कितना एड्रेस कर पाता है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार चुनाव आते हैं, जनता एक ही मुद्दा बताती है, वो है बेरोजगारी, और उसे पहाड़ छोड़कर अपने घर से दूर ना जाना पड़े। ये आम आदमी का मुद्दा है, लेकिन आम आदमी के मुद्दे से पार्टियां जब दूर रहती हैं तो जनता दूरी बनाती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि न भाजपा न कांग्रेस नोटा के साथ हो जाएंगे। हालांकि जानकारी ये कहते हैं कि नोटा लोकतंत्र के लिए मजबूत नहीं है, सही नहीं है, लेकिन जब आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, दूर दूर तक कोई राह नजर नहीं आती, तो उसे नोटा की तरफ भी जाना पड़ता है। समय की कमी है, मैं रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जनता इस बार किस पर भरोसा जताएगी, किसे मौका देगी, क्योंकि 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है सत्ता पर जो है काबिज होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।